कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने अपने इस चैनल के अंदर काफ़ी सारे सेशंस जो हैं आपके बीच में लाए हैं, जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं, हिंदी से रिलेटेड हैं, या कुछ आपके जीके से रिलेटेड हैं, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। आई होप आपने उन सभी को देखा होगा। सभी सेशंस को आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही लाया जा रहा है। तो जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी जो है सेशंस बेनिफिशियल हैं। तो इसी कड़ी में आगे आज हम रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अब रीजनिंग जो है आपके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है और इस पार्ट को आपको बखूबी करना होता है। अगर आप इस पार्ट में भी पिछड़ गए तो आपका सिलेक्शन जो है बहुत दूर हो जाएगा आपसे। ओके। और चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है सभी चीज़ों की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उनके अवेलेबल हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर से लिया गया है। क्या कह रहा है? इन अ रो ऑफ बॉय, इफ ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन ए रो। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है 10वें नंबर पर है बाईं ओर से। लेफ्ट साइड से जब देखा ए को तो 10वें नंबर पर है, और बी जो है राइट साइड से 9वें नंबर पर है। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ, जहाँ ए अभी 10वें नंबर पर बैठा है वहाँ पर अब बी बैठेगा, यानी बी 10वां हो जाएगा और ए जो है अब कितने नंबर पर आ जाएगा। देखो, अदला बदली का मतलब हुआ कि बी अब 10वें नंबर पे होगा और ए अब कितने नंबर पे होगा, 9वें नंबर पर। अगले लाइन में क्या लिखा? ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो देखो, ए जो है लेफ्ट साइड से 15 पर है, और ए साइज अपने पोजीशन बदलने पर ए अब कितने नंबर पर आ गया, 9वें नंबर पर। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की पोजीशन को ऐड करना पड़ेगा और एक क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो आंसर कितना है? 23। हमेशा याद रखना, रैंकिंग एंड ऑर्डर में यदि एक पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन का पता चल गया तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या निकालने के लिए दोनों पोजीशन को ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक सब्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने उस पर्सन को 2 बार काउंट किया होता है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, इसका आंसर 23 है। यहाँ भी देख लो एक बार। देखो, इसने खुद कहा लेफ्ट से ए कितने नंबर पर है? 10वें। राइट से कितने है पे है? बी 9वें पे। इंटरचेंज करने का मतलब बी यहाँ बैठा और ए यहाँ बैठ गया। तो ऐसा करने पर अब ए राइट से कितने नंबर पर है? 9वें पे, और लेफ्ट साइड से कितने पर है? 15वें पे। ये तो सवाल में दिया था कि 15वें नंबर पे दिख रहा है, तो बस वही तो मैंने कहा, दोनों को ऐड करके एक से सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगले सवाल में आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा? इसे अरेंज करना होगा। जिस ऑप्शन में ये प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है वो आपने चुनना है, वही इस सवाल का आंसर होगा। तो फटाफट करिए भाई, मुझसे पहले आपके सवालों के जवाब यहाँ पर आने चाहिए। तो सवाल में देखो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा भाई? देखो, सबसे पहले आना चाहिए इसमें एडवर्टाइजमेंट। किसी भी एग्ज़ाम या पोस्ट की क्या आती है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, यानी ई से शुरुआत होगी। ई से शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पे तो एफ से शुरुआत हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? रॉन्ग है। जब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, एडवर्टाइजमेंट के बाद लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके बाद अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। ई एफ ई एफ ई एफ, यानी दोनों में सभी में यही है। ई एफ करने के बाद अपॉइंटमेंट तो नहीं होगी, चयन भी नहीं होगा, परीक्षा काल भी नहीं होगा, यानी उसके बाद क्या होगी? इंटरव्यू। आवेदन करने के बाद इंटरव्यू की रिटन एग्ज़ाम के बारे में तो कहीं लिखा नहीं है, यानी उसके बाद क्या होगा? इंटरव्यू। तो कहाँ पर है? ऑप्शन में डी में है। इंटरव्यू के बाद क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन। ऐसा कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसे बिल्कुल सार्थक क्रम में मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करके आपको दे रहा है। अगला सवाल देखो, स्मोक पोल्यूशन तो वार क्या? जैसे स्मोक पोल्यूशन से रिलेटेड है तो वार किससे रिलेटेड है? यदि धुएं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है? विजय होती है, शांति आती है, संधि होती है कि विनाश होता है?
सिंपल सा सवाल सर, इससे क्या होता है, इससे विनाश होता है यानी डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ब्लड रिलेशन का सवाल भाई आपके सामने, ब्लड रिलेशन का सवाल है भाई आपके सामने, इसे सॉल्व करके दिखाइए। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए ए से डी का क्या संबंध है। अच्छा सवाल है भाई, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसको बना लेते हैं। ए बी का भाई है, ये रहा ए, ये रहा बी। ए जो है बी का भाई है, प्लस मीन भाई है। उसके बाद सी ए की माता है, सी ए की माता है, माता है तो माता कहाँ होगी, इससे ऊपर की जनरेशन में माता है यानी फीमेल है। सी जो है ए की माता हुई, अगर सी ए की माता है तो बी की भी माता है। उसके बाद डी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता, पिता कहाँ आएगा, ऊपर, तो यानी डी यहाँ आया। डी जो क्या हुआ, वो सी का पिता बना। उसके बाद ई जो है बी का पुत्र है, बी का बेटा क्या है, ई है। तो आपको ये बताना है ए से डी का संबंध क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन लगा, ए से डी का संबंध क्या है। देखो ये कह रहा है कि पुत्र है, सन है, नहीं भाई, डी से ए पुत्र तो हुआ नहीं, कहीं से भी नहीं। डी से ए क्या हुआ, नाना हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ग्रैंड फादर पितामह हुआ, क्या हुआ भाई, यानी आपको देखना है ए से डी, ए से देखना डी क्या लगा, या डी से ए देख लो, कोई भी तरह से आप देख लो, क्योंकि नाना तो नहीं लगेगा। कुछ कहेंगे सर ग्रैंड फादर, लेकिन जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे नाना लिखा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से ए से डी का रिलेशन क्या हुआ, पौत्र, यानी क्या लगा इसका, ग्रैंडसन लगा। ए से डी क्या, यानी ए क्या लगा इसका, ग्रैंडसन लगा डी के ओर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, देखो कंफ्यूज मत होना, इसको ग्रैंडफादर पे टिक मत मार लेना। क्यों ग्रैंडफादर पे टिक क्यों नहीं मारना, क्योंकि ग्रैंडफादर के आगे हिंदी ट्रांसलेशन देखो नाना लिखा है, नाना तो नहीं लगेगा। ओके, तो यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, पौत्र। आई होप कर लिया होगा आपने, ये कोई बहुत भयानक सा सवाल तो है नहीं, सिंपल सा सवाल है। तो आइए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो आप खुद देख लेना। आगे देख लेते हैं। आनंद जो है, यानी डायरेक्शन का सवाल आ गया। आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, यात्रा करता रहा, फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की दिशा में चला। ठीक है, उसके बाद फिर वह चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, तो 10 यहाँ बना लेता हूँ। ये रहा उसका घर, कहाँ चला, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये चला 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर विद्यालय के लिए वो विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चला। दक्षिण कहाँ है भाई, नीचे की ओर, 5 किलोमीटर चला भाई। फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर पहुंचा। पश्चिम कहाँ है, इधर की ओर, और वहाँ पर रुका। अब ये बोल रहा है कि उसके घर से, जहाँ से वो चला, वहाँ से ये किस दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा में है। ये 5 था, ये 10 था, ये 10 था, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है। नहीं समझ में तो यहाँ देखो, पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 5, फिर ये एरो गलत बन चुका है, यहाँ से ये एरो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो आप देखो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5, और किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, यानी दक्षिण दिशा में। ये तो सिंपल सा सवाल है भाई, अगर इसको भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो 5 किलोमीटर साउथ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लो भाई। अगला सवाल आपके कैलेंडर से है। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 30 तारीख को क्या दिन आएगा, क्या दिन आएगा भाई, संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा कि वेडनेसडे आएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आप नॉर्मली सोचें, हमारा कैलेंडर जो है हर 7 दिन में क्या होता है, रिपीट होता है। तय बात है भाई, बिल्कुल आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात। अगर 8 तारीख को मंडे था, 8 और 7 15, 15 को भी क्या होगा, मंडे। 15 और 7 22, 22 को भी क्या रहा होगा, मंडे। 22 और 7 29, 29 को भी क्या रहा होगा, मंडे।
अब 29 से कितना आगे जाना है, एक दिन आगे, 29 + 23 यानी मंडे +1, मंडे +1 कितना हुआ, यानी मंडे से अगला दिन ट्यूसडे। ट्यूसडे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, ट्यूसडे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। कर लिया होगा आपने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल देखो, आपके सामने सीरीज दी हुई है, आपको करेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखें कि आखिर चल क्या रहा है। DHL, DHL में क्या है, D आता है 4 पे, H आता है 8 पे, L आता है 12 पे। तो हम देख रहे हैं 4 का गैप जो है आगे बढ़ रहा है। क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है, देखो ज़रा। P आता है 16 पे, T आता है 20 पे और X आता है 24 पे। बिल्कुल सही बात है, 4 का आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, BFJ। तो आपको चुनना है वो ऑप्शन जहाँ पर ऐसी बात साबित होगी। जैसे हम यहाँ पे J पर पहुँचे हैं, J कितने पे आता है, तो आप बोलेंगे सर J आता है 11 पे। J कितने पे आता है, J आता है 11 पे। 11 में 4 जोड़ा कितना आया, 15। 15 में 4 जोड़ा कितना आया, 19। 19 में 4 जोड़ा कितना आया, 23। तो 15 पे क्या आता है, क्या आता है भाई 15 के ऊपर। ठीक है, J11 15, NRV, EFG 11। बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ, 15, 19, 23। यानी इस हिसाब से तो नहीं होगा, हमें कुछ और देखना होगा। ऑप्शन को देखो ज़रा एक बार। अगर मैं ऑप्शन को देख लेता हूँ, पहला ऑप्शन कितना है, NRV। N आता है आपका, N आता है 14 पे, R आता है 18 पे, V आता है 22 पे। यहाँ पे पहले ऑप्शन में तो ये बात सेटिस्फाई है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूस नहीं है। R देखो, अब R आता है सर 18 पे, V आता है 22 पे और Z आता है आपका 26 पे। ये भी हो गया। अब देखो अगला ऑप्शन, यहाँ पे मेंटेन है। उसके बाद आओ अगले ऑप्शन पे, C आता है 3 पर, G आता है 7 पर, K आता है 11 पे। ठीक है, यहाँ भी है। KOS पे देखो, K आता है 11 पे, O आता है 15 पे, N आता है 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। J आता है 10 पे। ठीक है, J आता है 10 पे, फिर आएगा 14 पे, फिर आएगा 18 पे, फिर आएगा 20 पे। K आता है 11 पे ना, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, हमने ऑप्शन भी चेक किए सारे। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा, हमें J 10 पर आता है, अगला 14 पे, 18 पे और 22 पे चेक करना है। तो 14 पे N आएगा, 18 पे R आएगा, 22 पे V आएगा। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। J जो है वो कितने पे आता है, 10 पे और K आता है 11 पे। ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे थोड़ा सा। तो इस हिसाब से अगर J 10 पे हुआ तो 14, 18 और 20 वाला आपने चेक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। सिंपल था सवाल। ओके, यानी आपको इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए जाना था। तो ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो, मेंटल को लिखा है इतना लंबा और टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो, आप देख रहे होंगे मेंटल में 6 शब्द हैं और जो इसका आंसर उसमें कितने, गिनो ज़रा। इसके आंसर कितने हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये लगभग डबल है, 12 है वही है टोटल। यानी 6 की कोडिंग 12 में दी गई है, तो दैट मीन्स एक वर्ड के लिए 2 यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर मैं M वर्ड को यहाँ पे नोट करूँ, M को नोट करो भाई ज़रा ध्यान से। इसका क्या लिखा है, L और N। देखो, M से पहले L, M के बाद N, यानी ये क्या कर रहा है, अक्षर को बीच में लिख रहा है, फिर उसके पिछले वाला और उसके अगले वाला ले रहा है, ऐसे ही बना रहा है। आप चाहे आगे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कि टेस्ट को लेना हो तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा S और D के बाद क्या आएगा U। यानी सवाल का आंसर S और U से S से शुरू होगा। S से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो यानी ये 2 ऑप्शन गलत हैं। यानी ये 2 ऑप्शन क्या है आपके सामने, रॉन्ग है। इसके बाद
यानी ऑप्शन सी और डी में से कोई एक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोलेंगे सर आप, इसके बाद है आपका ई। तो पहले क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा एफ। एस यू के बाद क्या आना चाहिए डी एफ। तो देखो एस यू डी एफ दोनों में आ रहा है, अगला भी चेक करना पड़ेगा। अब है एस, ठीक है, अब क्या है, अब है एस, लिखा एस, उससे पहले क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा टी। अब जहाँ पे आर और टी है ऑप्शन नंबर डी में है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको वर्ड को बीच में रखना है, उसका पहले वाला और उसके अगले वाला जो है चूज़ करना है। ओके, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। कोई बहुत भयानक सवाल नहीं है, ईजी सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। अगला सवाल आपके सामने है, आपको जो है एक मिरर इमेज दी हुई है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। ए बी जो है वो क्या है, वो मिरर है, ए बी जो है वो क्या है, मिरर है। आपको जो ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इन ऑप्शन में से उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी वो चूज़ करना है। आपको मिरर इमेज चूज़ करनी है, यानी टी एक्सएल को यदि आप मिरर में देखेंगे जहाँ पे ए बी लगा हुआ है तो ये कैसा दिखाई देगा। तो आप बोलेंगे सर देखो ध्यान से, हम ये जानते हैं एक्स तो सेम रहेगा, ठीक है। अब टी जो है, देखो ये टी ऐसा है, मिरर पर ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, एक्स ऐसा है तो ये तो ऐसे रहेगा एल। अब ये एल जो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो किस ऑप्शन में ऐसा, ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा हमें सी में दिख रहा है, तो दैट मीन्स सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब आप ध्यान रखना, आपसे पिछली बार कोडिंग डिकोडिंग का सवाल भी और ऊपर से मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैंने मिरर का सवाल जो आपके सामने यहाँ पर ऐड किया था। तो आशा है आज आपने सभी सवालों को कर लिया होगा, पजल्स इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहले आप सिंपल करो, पजल्स भी देखते हैं आने वाले समय में। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी। और फिर से एक बार ये मैं आपको सिंपल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बेसिक्स में आपको इन सेशंस में बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है बेसिक्स आप कहीं ना कहीं से स्टडी ज़रूर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ओके, जस्ट आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।